प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, ये अब सत्यापित हो चुका है। हम इस सेशन में लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तथ्य हैं जो हमारे सामने आते हैं और जिनसे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग बीजेपी की ही थी। इस सेशन के दो पार्ट्स रहने वाले हैं जिनमें हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी की मदद की। पहला पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा पार्ट अप्लाइड या प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसमें हम आंकड़ों के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किन तरीकों से प्रशांत किशोर ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और ये इलेक्शन जीतने में एक अहम भूमिका निभाई। वो खुद भले ही एक भी सीट न जीत पाए हो, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि एनडीए को महागठबंधन के ऊपर एक इतनी विशाल मेजॉरिटी मिले जो उसे आज से पहले बिहार में कभी नहीं मिली थी। बिहार इलेक्शन जैसे ही कंक्लूड हुए उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए और प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा कि वो ए टीम थे, बी टीम थे, सी टीम थे, लेकिन सत्यापित कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए तो तस्वीर साफ हो गई कि वो किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे और यही चीजें आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर आते हैं। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जब भारत में हुई थी तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली जिसके जरिए असंतुष्ट भारतीयों की बातें उन तक पहुंच जाएं और अगर वो उनका थोड़ा बहुत समाधान कर सकें तो फिर भारत में क्रांति की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इस इलेक्शंस में बीजेपी अच्छे तरीके से जानती थी कि एनडीए के पक्ष में कोई इतनी बड़ी लहर नहीं है कि उसे इतना प्रचंड बहुमत बिहार में मिल सकता था। उन्होंने एक तरकीब निकाली, उन्होंने प्रशांत किशोर के रूप में कांग्रेस को ढूंढा। जिस तरीके से अंग्रेजों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, उसी तरीके से बिहार के इस इलेक्शंस में असंतुष्ट मतदाताओं को एक तरफ ले जाने के लिए प्रशांत किशोर को बीजेपी की तरफ से प्लांट किया गया था। और यह हमें नतीजों में भी दिखता है, क्योंकि अगर असंतुष्ट लोगों को एक धड़े में रख दिया जाएगा तो वो उस धड़े की तरफ नहीं भागेंगे जो धड़ा आपको चुनाव में हरा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो असंतुष्ट मतदाता प्रशांत किशोर की तरफ आए वो बीजेपी से असंतुष्ट होने की स्थिति में महागठबंधन की तरफ जा सकते थे, जिससे महागठबंधन का ग्राफ ऊपर जाता और बीजेपी को उतने ही वोटों का नुकसान होता। अब ये जो असंतुष्ट मतदाता थे जिन्होंने बिहार के इलेक्शंस में विकास पर वोट दिया, पलायन पर वोट दिया, वो प्रशांत किशोर की तरफ खींचे चले आए। बीजेपी को वोटों का नुकसान भले ही हुआ, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी के वोटों के प्रतिशत में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो वोट महागठबंधन में जाते तो बीजेपी को डबल नुकसान होता। अगर 10 वोट महागठबंधन को मिलते तो 10 वोट महागठबंधन के बढ़ते और 10 वोट बीजेपी के कम होते। लेकिन जैसे ये वोट प्रशांत किशोर की तरफ ट्रांसफर हुआ, बीजेपी को नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन वो वोट महागठबंधन को ट्रांसफर नहीं हुआ और उन कम हुए वोटों की क्षतिपूर्ति उन्होंने एसआईआर के जरिए और इलेक्शन कमीशन की मदद से कर दी। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं और 4 मेजर कारण देखते हैं। मैं लास्ट में आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली प्रशांत किशोर ने वो किया जो हम कह रहे हैं थियोरेटिकली, वो उन्होंने कैसे प्रैक्टिकली प्रूव किया। और जो उनका नैरेटिव था कि बिहार में विकास करना है, पलायन रोकना है, फैक्ट्री लगाना है, वो सब एक झूठ था, ढकोसला था उन वोटर्स को लुभाने के लिए जो सरकार से असंतुष्ट थे। और प्रशांत किशोर ने एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम किया है बीजेपी के लिए, जैसा एक समय पर कांग्रेस करती थी। समझिए वो 4 कारण कौन से रहे। पहला, प्रशांत किशोर लगातार एक बात कहते रहे कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी पर वो कोई आरोप नहीं लगाना चाहते थे और पूरे अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने बीजेपी को एक बार भी निशाने पर नहीं लिया। कुछ चुनिंदा नेताओं को जरूर उन्होंने टारगेट किया, लेकिन वो सिर्फ इस बात को सत्यापित करने के लिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो खराब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हैं। अपने इंटरव्यूज में लगातार मीडिया को लिख करके देते रहे कि बाद में 14 तारीख के बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जो कि बीजेपी का प्लान है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना। उन्होंने यह भी कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे। तो जब उनकी उपयोगिता सिर्फ एक ही इलेक्शन के लिए थी तो बाद में राजनीति करने का उनका कोई औचित्य भी नहीं बनता है और शायद वो राजनीति छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा इशू क्रिएट इससे नहीं होगा। उसके बाद प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में ऑपरेट कर रहे थे, लगातार वो रैलीज कर रहे थे, लगातार पदयात्राएं निकाल रहे थे, इतना पैसे का जमावड़ा उनके पास था। 2 चीजें इसमें से निकल के आती हैं कि अगर किसी नेता पर छोटा मोटा आरोप भी लगता है या वो थोड़ा बहुत भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है या जाता हुआ दिखता भी है तो उसके घर सीबीआई, ईडी और तमाम तरीके के तंत्र पहुंच जाते हैं और उस पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के टॉप लीडर्स पर, जो बिहार के टॉप माने जाते हैं, सम्राट चौधरी और अन्य, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन उनके अपने एनजीओ के ऊपर, अपनी फंडिंग के ऊपर ना कभी बीजेपी ने क्वेश्चन किया और ना कभी
केंद्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई जांच बैठाई गई या ईडी सीबीआई भेजी गई। पहला कारण ये। दूसरा, बिहार में जब आप राजनीति करते हैं तो आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं कर सकता जैसे प्रशांत किशोर ने की। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, जब जब किसी नए व्यक्ति ने बिहार में राजनीति करने की कोशिश की तो उसे खड़ा होकर चौराहे पर या तो गोलियों से भून दिया गया या उसे गायब कर दिया गया, राजनीतिक स्तर पर या अपने में मिला लिया गया। तो जिस तरीके से पीके ने ऑपरेट किया वो दिखाता है कि किसी बड़े अदृश्य हाथ के होने की स्थिति में ही बिहार में ऐसा किया जा सकता है। ना तो उनको किसी सीबीआई ईडी वगैरह ने छेड़ा और ना उनके एनजीओ वगैरह की जांच की गई। और इनकी रैली से हमें देखने को मिलता है कि इतना जो विशाल पैसा इन्होंने खर्च किया उसका सोर्स क्या था। वो सोर्स बताते हैं कि मुझे कंसल्टेंसी से पैसा मिलता है, मुझे अन्य उन लोगों से पैसा मिलता है जिन्होंने मुझे सहयोग किया। तो सहयोग तो उन्होंने बीजेपी को भी किया था 2014 में। तो क्या हम ये मान सकते हैं उनके शब्दों के अनुसार कि जिनको सहयोग किया उनसे पैसा मिलता है, तो बीजेपी को सहयोग किया तो उनसे पैसा मिला? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तो बताया नहीं कि ममता बनर्जी देती हैं, चंद्रबाबू नायडू देते हैं, अरविंद केजरीवाल देते हैं या अखिलेश यादव देते हैं या कोई और देता है। तो मदद की उनसे पैसा मिलता है, इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी से भी मिल सकता है और हो सकता है मिला हो, क्योंकि जितना ताम झाम जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया और लगाया वो किसी आम व्यक्ति के लिए और खास करके बिहार में खर्च करना असंभव सा लगता है। 99 करोड़ उन्होंने खुद से डोनेट किए, अपने पैसे कमाए से किए, जहां से भी किए। लेकिन सोर्स क्या है, एग्जैक्ट सोर्स क्या है? 11 करोड़ का वो बताते हैं कि मैंने एक फर्म को कंसल्टेंसी दी, वो कुछ बनाना और बेचना चाहते हैं। लेकिन ये तो ठीक जवाब नहीं हुआ ना, सही जवाब नहीं हुआ। उसके अलावा एनडीए के बाकी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लगातार कहते रहे कि लालू अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बाकी केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके बेटे जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कही। बिहार में बीजेपी के नेता पुत्रों और नेताओं का क्या हाल है उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। सेलेक्टिव जब आप टारगेटिंग करते हैं तो यह शक पैदा करता है कि प्रशांत किशोर किसी टीम की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, करप्शन के, ब्राइबरी के, लैंड फॉर जॉब स्कैम के। और लगातार एक बात कहते रहे कि या तो मैं अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा। तो अर्श पर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था 3 साल के प्रयोग में। उन्हें फर्श पर ही रहना था, लेकिन फर्श पर रह के जिसकी मदद करनी थी वो मदद करने में वो सफल रहे। अब एग्जैक्ट डेटा पर आइए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था शुरू से। इस डेटा को अगर समझ गए तो वो थियरी हमारी प्रूव हो जाएगी जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए आए थे और बीजेपी को ही मदद किया। 2 कारणों से ऐसा हुआ। पहला, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रशांत किशोर ने वो अपर कास्ट वोट काटा बीजेपी का या एनडीए का जो बीजेपी या एनडीए से नाराज था। और नाराज सिर्फ था विकास के मुद्दे पर, भविष्य के मुद्दे पर, फैक्ट्री रोजगार के मुद्दे पर। तो ऐसा जो वोक वोटर होता है उसने जंगल राज देखा हुआ होता है, वो जंगल राज की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन फिर उनसे डर लगता था, वो वहां शिफ्ट नहीं हो पाता था। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा विकल्प बने, एक ऐसा सेफ्टी वाल्व बने बीजेपी के लिए जो उन वोटर्स को अपने अंदर खींच सके, उन सवर्ण वोटर्स को अपने अंदर खींच सके जो बीजेपी से नाराज हैं। अगर वो वोट प्रशांत किशोर के पास आया तो जाहिर सी बात है कि वो वोट महागठबंधन के पास शिफ्ट नहीं होगा और उनकी संख्या में कोई इजाफा नहीं होगा। ये काम उन्होंने जितनी सीटों पर किया वो सीटें ये हैं, सिवान की हैं, गोपालगंज, बक्सर, दानापुर, ये बाकी दरभंगा और जोकीहाट, अररिया या करगहर, रोहतास, कटिहार। ये जो सीटें हैं कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जहां प्रशांत किशोर को जो परसेंटेज वोट मिला है वो 8.2, 7.5, 6.8, 9, बिलो 10 है सारा। बिलो 10 वोट मिलने का मतलब यह है कि लोग आपको एक मेजर चेंज के रूप में नहीं देख रहे थे, आपको एक विकल्प के तौर पे नहीं देख रहे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुत सारी सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिला है। आपको सिर्फ उन वोटर्स को कैप्चर करना था जो बीजेपी से नाराज है, और ये सवर्ण वोटर और वो वोटर जो एनडीए से नाराज था उसको आपने कैप्चर कर लिया। जो विनिंग मार्जिन रहा कैंडिडेट्स के बीच में वो 3000, 2000, 1900, 4000, 3000, 1600, 2500 इतना ही रहा। तो अब आप एक बात बताइए, अगर ये जो वोट परसेंटेज ये लेकर के गए हैं 8.2%, अगर ये विकल्प ना होते तो ये वोट शिफ्ट होता महागठबंधन में या ये वोट ही ना करते। दोनों तरीके से बीजेपी को नुकसान हो रहा था, महागठबंधन को फायदा हो रहा था। अगर ये 8.2 इधर शिफ्ट होता तो ये 4000 का 3300 का मार्जिन खत्म हो जाता और महागठबंधन के कैंडिडेट जीत जाते। और जिन जिन सीटों पर नुकसान हुआ, कोई भी सीट आप देखेंगे तो या तो इन्होंने मुस्लिम यादव बेस को स्प्लिट करने का काम किया जो आरजेडी और महागठबंधन का वोटर बेस है। हर जगह पर आपको जो महागठबंधन है वो सेकंड स्पॉट पर दिखेगा। या तो इन्होंने मुस्लिम वोट्स को बांटा है, या इन्होंने यादव वोट्स को डिवाइड करने का काम किया है, या सेफ्टी वाल का काम करके उन वोटर्स को अपने अंदर खींचने का काम किया जो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकते थे। यह दिखाता है
कि प्रशांत किशोर सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए आए थे और वो अपने टारगेट में 100% ठीक साबित हुए। आपको ऐसा लगता होगा कि वो नाकामयाब हो गए या उनकी 0 सीटें आई, लेकिन वो जो करने आए थे वो करने में सफल रहे। इसके अलावा उनके 3 कैंडिडेट ऐसे रहे जो बीजेपी के पक्ष में अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। अगर आपके ऊपर इतना ही दबाव था कि आपके कैंडिडेट लड़ ही नहीं सकते, तो फिर आपने उन्हें कंटेस्ट क्यों कराया? और एक राजनीतिक दल होने के रूप में कल को अगर आपके ऊपर कोई दबाव डालेगा तो क्या आप अपने कैंडिडेट को वापस खींच लेंगे? यह समझने की बात है कि जहां जहां उनका कैंडिडेट मजबूत था या ज्यादा वोट काट सकता था बीजेपी के, एनडीए के, वहां से उन्होंने अपना कैंडिडेट हटा लिया, क्योंकि ये शहर की सीटें हैं जो बीजेपी जिन पर मजबूत होती है और शहरी वोटर पीके को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा था। तो उन्होंने वहां से कैंडिडेट हटाया और तीनों चारों सीटें बीजेपी के कब्जे में चली गई। एक एग्जाम्पल और, पीके जब चाहते गोदी मीडिया पर अपने इंटरव्यूज आराम से दे सकते हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो जब वो ये प्रेडिक्ट करने आए थे कि बीजेपी और एनडीए को 300+ सीटें मिलेंगी, या इस वक्त जब वो लिख करके दे रहे थे कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या जदयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, या वो अर्श या फर्श पर रहेंगे। तो नैरेटिव को ड्राइव करने के लिए गोदी मीडिया के हर चैनल पर जा जाके वो इंटरव्यू इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं अपनी सुगमता के अनुसार? और उन्हें कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ कुछ नेताओं को टारगेट कर रहे थे। हो सकता है ये सेलेक्टिव प्लानिंग रही हो कि अगर मुझे अनबायस्ड दिखना है तो मुझे आपके नेताओं पर भी कुछ आरोप आक्षेप लगाने होंगे, जिससे मैं लोगों की नजरों में ऐसा दिखूं कि मैं बीजेपी को भी टारगेट कर रहा हूं, जबकि मेरा असल टारगेट बीजेपी के वोटर्स को लेना है जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं। आपको हो सकता है लग रहा हो कि जनसुराज की सिर्फ 0 सीटें आई और वो फेल हो गए, लेकिन जनसुराज दरअसल एक सोचा समझा टेक्टिकल प्ले था एनडीए का, जिसमें एनडीए कामयाब हो गया। और प्रशांत किशोर एट द एंड वही है जो वो है, एक स्ट्रेटेजिस्ट है, और उनकी ये स्ट्रेटेजी भी 100% ठीक साबित हुई है और वो जीत गए हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे बीजेपी को चुनाव जिताया जाए। इसके लिए जो जनधन और जो भी जनशक्ति का उन्होंने हायर करके जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से काम करवाया, उस प्रयोग में वो सफल हुए अंततः। और ये जो उनका लास्ट स्ट्रोक था बीजेपी को जिताने का बिहार में, उसमें वो कामयाब रहेगा। और बीजेपी इस तरीके से जीती है कि ना तो नीतीश कुमार के पास सत्ता की चाबी है, ना वो इधर जा सकते हैं ना वो इधर जा सकते हैं, उन्हें वहीं रहना है जहां वो रहेंगे, और बीजेपी अपने मन मुताबिक उन्हें ट्विस्ट कर सकती है। तो स्ट्रेटेजिस्ट का फाइनल एक्ट सफल रहा। जनसुराज जो करने आया था उसने वो कर दिया। और जो लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से रो रहे हैं कि पीके को मौका नहीं दिया बिहार ने, तो पीके दरअसल मौका लेने ही नहीं आए थे, पीके जो लेने आए थे उन्हें वो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।